कवि हैं, बड़े भक्त टाइप के आदमी हैं, भगवान की बड़ी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, बोले बेटा वर मांगो। अमित शुक्ला ने कहा प्रभु आप गलत समझ रहे हो, हमने वर पाने के लिए तपस्या नहीं की, वधू पाने के लिए तपस्या की। भगवान ने कहा शाबाश, अगर तुम हिंदू हुए तो तुम्हारी शादी करीना से, मुसलमान हुए तो कैटरीना से करवा देंगे, ईसाई हुए तो जेनेलिया से करवा देंगे, वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अमित शुक्ला बहुत टेक्निकल आदमी, इन्होंने कहा प्रभु मेरा नाम मोहम्मद अमित डिसूजा है। भगवान ने भी माथा ठोक लिया, बोले बेटा तब तो तेरे लिए राखी सावंत ही ठीक रहेगी। तो बहुत अद्भुत कवि हैं, समय कम है इसलिए मैं थोड़ी देर, एक आवश्यक काम है लेकिन उसे रोकता हूं। जैसा कि चेतन जी ने बताया, एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव करके आमंत्रित करें प्रिय अमित शुक्ल। आजकल उनका पूरा जलवा यूट्यूब पर आप देखिए, उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उन्हें आमंत्रित करें। नीरज भैया ने हमको बहुत अच्छे ढंग से उठाया है, भगवान इनको भी अच्छे ढंग से उठाए। थोड़ा वो तो प्रतीक भाई बता ही के गए हैं कि जिसको उठना है फिर उसको कोई बैठा नहीं पाएगा, जिसका बुलावा आ गया है उसको जाना ही होगा जी। ये बताना भूल गए थे कि बीबी का अभी तक जो लोग विद्यमान हैं ईश्वर अब उनको सलामत रखे, अभी भी जो लोग नहीं आए हैं ईश्वर उनको जल्दी प्रकट करे, और जो लोग आ करके चले गए हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत देर से बता रहे हैं कि मैं रीवा की धरती से आया हूं। विधायक जी मैं बताना चाहता हूं, अनिल दादा और अखिलेश दादा जानते हैं रीवा सफेद शेर की धरती कही जाती है, व्हाइट टाइगर की धरती रीवा कही जाती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि देवेंद्र भैया व्हाइट टाइगर की धरती से ये ब्लैक चिंपैंजी कहां से बुला लिए। आप लोग मेरे ब्लैक कहने पर संकित न होइए, मेरी सुंदरता का बखान देवलोक तक में होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बांदा आया था सर एक बार कार्यक्रम, आप मेरा चेहरा देखिए, मैं 5-10 मिनट के लिए हूं, देवेंद्र भैया के 5 मिनट 52 सेकंड की तरह मैं भी 11 मिनट 49 सेकंड ही यहां पर पढ़ूंगा, आप परेशान मत होइए। मैं बांदा आया था सर कवि सम्मेलन, मेरा चेहरा देखिए, नजर मत हटाइएगा। मैं बांदा जैसे नवरात्रि में कवि सम्मेलन में देवेंद्र भैया बुलाए थे, जैसे हम होटल से लेके चले तो 2-3 लोग डंडा लेके खड़े हो गए, बोले ये आपके कौन हैं? तो बोले ये हमारे भाई हैं, क्या दिक्कत है? बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो ये पूछे कि चंदा उंदा चाहिए? बोले चंदा नहीं चाहिए सर, ये बताइए ये 9 दिन के लिए आपके भाई खाली हैं क्या? तो ये बोले हाँ खाली हैं, आखिर करोगे क्या तुम इनका? बोले नहीं सर हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं, लाइट टेंट पंडाल माइक सब की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं आ रहा है। तो अगर 9 दिन के लिए ये खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। मैं प्रणाम करता हूं सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी तक चल रहा था। मैम आपका संचालन बहुत अच्छा था, मैं सचमुच कह रहा हूं, और जब जब आप अंग्रेजी में संचालन कर रही थी तब तक मुझको और अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए अच्छा लग रहा था सर। आपके भी मेरी कविता जहां समझ में आए तो ताली बजाइएगा, ना समझ में आए तो और जोर से ताली बजाइएगा। हाँ, जहां ना समझ में आए तो और जोर से ताली, बगल वाले को भ्रम रहेगा कि आपके समझ में आ रहा है, आप आनंद के साथ रहिएगा। मैं ज्यादा देर नहीं, ट्रेन लेट है जरूर, मैं 8 बजे इस कार्यक्रम 9 बजे को शुरू करना था, इसलिए कल पारिवारिक विशेष कारण है जिसके कारण मुझे मैं क्षमा चाह के जाना पड़ेगा। मैं लेकिन मैं कार्यक्रम छोड़कर कभी जाता नहीं हूँ, पहली बार मजबूरी में फंसा हुआ हूँ, ऐसे ही फंसा हुआ हूँ जैसे पुलिस वाले आज कभी सम्मेलन में फंसे हुए हैं। सच बता रहा हूँ सर, जो 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 पुलिस सबको कोने में लगा देती है वो खुद कोने में बैठ के कविता सुन रही है। इससे बड़ी बात इस कार्यक्रम की दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, एकदम आनंद के साथ रहिएगा। मैं संकित था अभी तक कि कौन कौन लोग श्रोता हैं। मैं सतना अभी परसों कार्यक्रम देख के जैसे गया तो मैं पढ़ने लगा, 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा, ये प्रतीक की तरह। जब मैं आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। तो हम उसके हाथ पैर जोड़ लिए, हम कहे धन्य हैं आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं क्या करूं। तो वो धीरे से बोला कि अगर कुछ मत करिए, और अगर आप चुप हो जाते तो मैं ये माइक गद्दा लेके चला जाता, मैं टेंट बना बैठा हूं अभी। मैं देखना चाह रहा था कि कौन कौन लोग श्रोता हैं, ताली वाली बजाते रहेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। हमारी आदत है ऐसे, आदत खराब ना हो जाए किसी की बड़ी खराब चीज, आदत जिसकी खराब। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी, जब जयमाले में पहुंचा तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। आदत खराब हो जाती है सर किसी की। ये अखिलेश द्विवेदी सर, ये शुद्ध पंडित आदमी है, आदत खराब है। बनारस से हवाई जहाज से हम लोग बेंगलोर कार्यक्रम के लिए उड़े तो एयर होस्टेस आई, इनके कान में पूछी, बोली क्या चाहिए सर? तो ये शुद्ध पंडित आदमी है, आदत खराब है, बोले पूड़ी चाहिए।
खीर चाहिए, कद्दू की तरकारी चाहिए। तो एयर होस्टेस धीरे से कान में बोली, देखिए सर, आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या के रहीम नहीं बैठे हैं। आनंद के साथ थोड़ी देर मैं धीरे से बात शुरू, बहुत अच्छे, आनंद के साथ सुनिएगा। आप ही लोगों से मेरी जान है, मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूं, आप ही लोग जैसा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये पीछे ऐसे बैठे हैं जैसे एकदम किसान आंदोलन में बैठे हैं और मैं राकेश टिकैत की तरह खड़ा हो गया हूं। मैं एकदम आनंद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। देवेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि देवेंद्र भैया, ये माला पहनने में मुझको उसी वक्त सुकून मिला था जब मेरी श्रीमती जी पहली बार पहनाई थी। उसके बाद से फिर ये गले की फांसी ही लगने लगा है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं सर। ये कोरोना थोड़ी देर बीता है और मैं अभी जैसे ही महोबा आया, यहाँ कोई कोरोना दिख भी नहीं रहा है। हम आए जैसे ही होटल से बाहर निकले, चाट खाने जा रहे थे शाम को, तो भी पूछे पता नहीं दद्दू आए हैं कि नहीं। हम कहे दद्दू ये पता है कि बीमारी फैली कोरोना, आपको भी पता ही कैसे फैलती है। तो 2 मिनट सर खुजलाए और कहे लाला हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से फैलता है। हाँ, इतना पहली बार मैं सोचा। ये नवीन भैया को खांसी आ रही थी पिछले महीने, तो हम कहे भैया जांच कराइए। बोले जांच नहीं कराएंगे, पक्का निकल आएगा। ये बोले अस्पताल ले चलो, इनको अस्पताल ले गए, डॉक्टर के पास गए, बोले सर हमको खांसी आ रही, बुखार है। बोले जांच कराओ। कहीं नहीं, जांच नहीं कराएंगे सर, बिना जांच कराए जानना चाहते हैं कि हमको है कि नहीं। बोले ऐसा असंभव है। ये 2 मिनट तक सोचे, कभी आदमी डॉक्टर का मास्क नीचे किए, उसके मुंह में 3-4 बार खांसे। बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। आनंद के साथ थोड़ी देर हुई, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं सर। धन्यवाद, बढ़िया है, बहुत अच्छे। धन्यवाद सर। आइए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां सुन लीजिए, बदला क्या क्या कोरोना के बाद। अगर ठीक लगे तो मैं 5-7 मिनट के लिए आपके हूं, उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। सुनिएगा 4 पंक्तियां, बदला क्या क्या कोरोना के बाद। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो, आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। हम लोग बहुत कहा करते थे कि लड़कियां मुंह बांधे घूमती हैं, अब सब घूम रहे हैं। देखिएगा बदला क्या क्या। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो, आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। नेता कवि बिना बोले रह नहीं सकते हैं, इसीलिए दिन भर लाइव वो आते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से। 4 पंक्तियां और देखिएगा। एक महानायक को कोरोना बीमारी हुई, मेरी नजर वहां तक कहां तक गई, आपकी नजर गई हो या ना गई हो, अगर मेरी नजर ठीक चली गई हो उस घटना पर, तो फिर आपका साथ चाहिए। देखिएगा क्या अजीब सी घटना हुई महानायक के कोरोना होने पर। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। अंतिम पंक्ति का इंतजार करिएगा। मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, उभरता हुआ पति। सुनिएगा जैसे नवीन भैया उभरते हुए वरिष्ठ हैं। सुनिएगा कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार एक चीज मेरे मन में हमेशा बात रहती, मैंने खोज किया कि आखिर दूल्हा घोड़ी पे ही बारात क्यों जाता है, गधे पे क्यों नहीं जा सकता। 4 पैर का गधा भी होता है, तो अंतिम पंक्ति में बताता हूं कि दूल्हा गधे पे क्यों नहीं जा सकता है। कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़ी पे क्यों जाता है। उसने कहा जो यार याद मत दिलाइए, सोच कर उस दिन को आंसू आ जाता है। राज की बात मैं तुमको बता रहा हूँ, हालांकि कुंवारों को न बतलाया जाता है। और अंतिम बार घोड़ी पे वो चढ़ता बेचारा है, उसके बाद खुद ही गधा बन जाता। आप लोग भाई बहुत अच्छे, आप लोग जिस मनोयोग से ताली बजा रहे हैं, मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपका चरित्र चित्रण बांच रहा हूं। 4 पंक्तियां सुनिए, उसके बाद एक कविता से। सुनाना बहुत कुछ था लेकिन क्षमा चाह के महुआ से जाता हूं।
चार पंक्तियां सुन लीजिए। कोरोना के आने से और कुछ एक चीज बदली है। अगर हमने हंसी ठहाके पर बात टाली है तो चलते चलते कुछ अच्छी बात भी होनी चाहिए। इस बीच कुछ लोग लौट कर अपने गांव आए हैं, और वो लोग लौट कर आए हैं अनिल तेजस जी और अखिलेश दादा जैसे बड़े विद्वज्जन विराजमान हैं, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय उनकी उपस्थिति पे पढ़ता हूं। स्वागत अमित। मेरे मन में एक बात आई है, कुछ लोग गांव लौट कर आए हैं। इस बीच संकट काल में ध्यान रखिएगा, केवल दो ही आपको काम आ सकते हैं, आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि। मैं निवेदन करता हूं कौन कौन लोग गांव आए हैं, अगर ठीक शोध किया हो तो फिर आप पकड़िएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। सुनेगा कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। सुनिएगा कौन कौन लौट कर गांव आए हैं कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता, बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को, छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। बहुत अच्छे, बहुत को आग भी जो देने नहीं आए, भाई क्या कहने, क्या मरने के डर से वो आज गांव आ गए। अमित भाई कमाल है, कमाल है, क्या कहने, बहुत अच्छा। आइए कुछ समय है, मैं एक कविता जिसने अमित शुक्ला को थोड़ी सी इन बड़े लोगों के बीच खड़े होने के लायक बना दिया है, मैं वही कविता आपको दे करके और विदा चाहता हूं। महोबा निवेदन करता हूं, सुनेगा। जब मैं पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पति बनने के बाद पिता बनना। जब एक कवि पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहां से कहां तक गई। माताएं बहनें कम है इस मंच पर, लेकिन आप सबका साथ चाहिए। चित्र बनाइएगा, 2 से 2.5 मिनट की रचना। सुनेगा, निवेदन करता हूं, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। सुनेगा। हाँ बिल्कुल। कि कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा। मैं युवाओं से चाहता हूं थोड़ी देर शांत रहिए। मेरे पास आपको पूरी रात हंसाने के लिए है। मैं पूरी रात आपको इसी तरह जुमले में अटकाए रख सकता हूं, लेकिन 2 मिनट के लिए एक कविता मेरे मन की कविता है, मेरी आत्मा का दर्द है। मैं सुनिएगा, निवेदन करता हूं। एक चित्र बनाइएगा कि कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा। एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं। पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ। आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे, आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान में उस बच्ची से क्या कह रहा था। मैंने कहा कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी। और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी, किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ। तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा। तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था। मैंने कहा आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहाँ हर कन्या देवी की मूरत है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनते ही कविता का यू टर्न मारिएगा, इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है पापा, अब शायद अगली पंक्ति में महोबा के गुस्से की तालियां आएंगी। बोली सच है कवि देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़ने उठी है तो रोकते खड़े हो जाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना हमने तो क्या परमात्मा ने भी नहीं की रही होगी। बोली सच है कवि देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की असमत लूट ली जाती है। मैं जैसे ही, और वो बच्ची मुझसे क्या कह रही थी, अंतिम 4-6 पंक्तियां विदा करिएगा। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। पिता के लिए पुत्री कभी बड़ी नहीं होती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे और उस घटना के बाद समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे। इसलिए हे पिता क्षमा कर देना, मांगना तो
भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम। हम हर रात बिटिया मांगते हैं उस परमात्मा से, लेकिन उस बच्ची का दर्द। हे पिता क्षमा कर देना, मांगना तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन भूल से भी औलाद अपनी बिटिया ना मांग लेना तुम। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने, दामिनी, गुड़िया, ट्विंकल, लाडो, तमाम उन बच्चियों के पिताओं ने क्या किया रहा होगा, एक सपना ही तो देखा रहा होगा। विदा करिएगा महोबा वाले, बहुत स्नेह दिया आप सबने। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे, यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में वहशी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अमित, अमित, बहुत अच्छे अमित, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शानदार कविता। आपको देखकर लग गया होगा कि बुंदेलखंड के पानी में हर वो विधा है, हर वो कला है जिसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ बुंदेलखंड के इस लाल को, रीवा की मिट्टी के मेरे भाई अमित शुक्ला को जोरदार तालियों के साथ में विदाई दीजिएगा, ताकि वो जहां भी जाए तो महोबा का ये यशगान आशीर्वाद याद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। अब मैं जिन विराट व्यक्तित्व को आवाज दूंगा, बुंदेलखंड में यदि कुछ भी होता है, महाराजा छत्रसाल का नाम सबसे ऊंचाई पर होता है। महाराजा छत्रसाल के बिना बुंदेलखंड की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। उन महाराजा छत्रसाल के वंशजों की रियासत से, सप्त सरोवरों की नगरी से, बुंदेलखंड के कश्मीर से हमारे बीच में बहुत लोकप्रिय, बहुत आदरणीय, बहुत सरल स्वभाव के धनी, साहित्य, संस्कार, शुचिता, कला के प्रेमी, समाज को अपना सर्वस्व देने वाले हमारे महोबा जनपद के यशस्वी विधायक, साहित्य के प्रति समर्पित व्यक्तित्व आदरणीय श्री राकेश गोस्वामी जी हमारे बीच में हैं। मेरे एक निवेदन पर आप कल पुस्तक के लोकार्पण और इस कवि सम्मेलन में अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने अपना पूरा समय दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय विधायक जी, आप मंच पर आए और आयोजन समिति के मेरे सभी मित्रों से निवेदन है, भाई देवेंद्र चतुर्वेदी जी, मेरे भाई सुनील दीक्षित जी और आदरणीय विधायक जी के चित्रगुप्त जी हमारे बीच में हैं। विधायक जी के चित्रगुप्त के रूप में, साहित्यकार के रूप में, राजनीति के एक हस्ताक्षर के रूप में मेरे बड़े भाई होते हैं रोहित शर्मा जी, आप मंच पर आए, क्योंकि जब प्रभु और इसका समागम बनेगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात होगी। नरेंद्र मिश्रा जी, पंकज भैया और सुनील भैया, सुनील दीक्षित जी जल्दी से मंच पर आ जाएं आप, और देवेंद्र चतुर्वेदी जी जल्दी से आप मंच पर आ जाएं। नरेंद्र भैया आइए, आदरणीय विधायक जी का सम्मान करें, 2 मिनट का उद्बोधन, उसके बाद में पूरी कविता। और जिला प्रचार पुनीत भाई साहब आप मंच पर आए। देवेंद्र भाई साहब, देवेंद्र चतुर्वेदी जी भाई साहब आप आइए मंच पे और सम्मान करके 2 मिनट का उद्बोधन। और कार्यक्रम बहुत बुलंदियों तक जाने वाला है। अभी कार्यक्रम में बहुत आनंद आएगा, इसी तरह चलता रहेगा। आप आइए, बहुत बहुत स्वागत है। इतने अच्छे कवि सम्मेलन में भाषण देना इसी तरह है जैसे सत्यनारायण में बीच में वो आ जाए। एक बहुत
माँ वीणावादिनी सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में उपस्थित मंच पर हमारे सभी सम्मानित कवि, सामने उपस्थित हमारे नगर के सभी संभ्रांत, हमारे मित्रगण, हमारे बार के अध्यक्ष शुक्ला जी, हमारे जिला प्रचारक जी, मयंक तिवारी जी, नरेंद्र मिश्रा, उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोगों के बीच में मैंने बहुत मना किया था खरे जी को कि इस कार्यक्रम में उद्बोधन बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जहां सरस्वती के पुत्र विराजमान हो वहां सरस्वती जी से अभिशापित व्यक्ति को मंच पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि राजनीति में कौन आता है? राजनीति में वही आता है जो कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं आप सब लोगों के बीच में ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज सुबह चेतन जी से बात हो रही थी तो चेतन जी की एक पीड़ा मेरे सामने आई। उन्होंने कहा, विधायक जी, मैं दिल्ली पर और पूरे देश के कई मंचों पर पढ़ता हूं, लेकिन महोबा मुझे कभी याद नहीं करता। तो मैंने उनको एक कथा सुनाई थी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन कर दिया और पूरे विश्व में वो लोकप्रिय हो गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो बुढ़ापा हम राजापुर में काटेंगे। तो वो जब राजापुर रहने आए तब बहुत दिनों बाद वो गांव लौटे थे। बहुत लोग नहीं पहचानते थे उनको। तो कोई ने, भैया जी को जा रहे हैं? अरे बोले वही तो आए, हुलसी को लड़का तुलसिया। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि दास गए तुलसी गए और धरो तुलसिया नाम, और रही मन वहां तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म को गांव। तो नेतन जी, आप हमें आपसे आशीर्वाद है, शुभकामनाएं है कि आप देश के मंडल पर चमके, लेकिन महोबा में कभी कल्पना ना करें, क्योंकि घर में कोई सम्मान की बात होती नहीं। घर में सिर्फ स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, जो हम सब लोग आपको देते रहते हैं। सम्मान की कल्पना आप क्यों करते हैं? सम्मान की कल्पना तो बाहर, जब आप बाहर झंडे गाड़ते हैं तो हम लोगों का सीना फूलता है यार, कि हमारा साथी, हमारा छोटा भाई देखिए कहाँ विश्व में अपना नाम कर रहा है। आपने जो पुस्तक लिखी है मैंने उसका अध्ययन किया है। कल्प वृक्ष के बारे में आज तक शायद किसी ने नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने भी जो दोहा गुरु जी ने किया था, तो उसमें भी उनने राम के नाम को कल्प वृक्ष के रूप में देखा है। तो मतलब कल्प वृक्ष राम के नाम के बराबर है। तो आपने ऐसी पुस्तक का लेखन किया है, मैं उसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। माननीय विधायक जी ने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित उद्बोधन से समूचे आयोजन को ओजस्वित किया। जी बिल्कुल। मैं संचालक महोदय से एक अनुरोध करता हूं कि अखिलेश जी को पढ़वा दें, जाने ये उस समय तक पढ़ने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपके आदेश का पालन करेंगे सर, लेकिन वो अभी वो कह रहे हैं हमारा मूड नहीं बना है। हाँ, उनको मूड बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हमारे 2-3 कवि निपट जाएंगे। हाँ, नहीं वो नहीं निपटेंगे। वो उनको कोविड पॉजिटिव हो गया था तो उन्होंने कोरोना वायरस को भी पटकनी दे दी, लेकिन वो आप सबकी दुआएं हैं उनके साथ, आप सबकी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, कोरोना के समय अखिलेश दादा चश्मा लगाते बहुत मोटे लेंस का, और रोड पर चले जा रहे थे, गिर गए गटर में। हम बोले दादा गटर में कैसे गिर गए? उन्होंने कहा कोरोना चल ही रहा है। हम जा रहे थे, हमको समझ में नहीं आया, गटर का गोल गोल गड्ढा था, ढक्कन था नहीं, तो हमने सोचा है कोरोना वाला जो है वो सर्कल है, हम गिर गए गप से। बहुत अद्भुत है। आदरणीय अखिलेश दादा वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन माननीय विधायक जी विदा ले रहे हैं हम सबके बीच से। बाकी लोग, कुछ लोग उन्हें छोड़ने जा रहे हैं, वो शीघ्रता से पुनः वापस आ जाएंगे। लेकिन यकीनन आज आप यहाँ रहे तो हम सबको महसूस हुआ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। आपने जिस समर्पण के साथ इस साहित्यिक यज्ञ में अपनी उपस्थिति दी। आइए, जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग बैठ जाइए, और इस देश की, इस मंच की एक महत्वपूर्ण कवियत्री को आपके बीच में बुलाने का मेरा मन हो रहा है।
अमित शुक्ल ने जहां से काव्य पाठ का समापन किया था, बेटियों की एक श्रेष्ठ कविता उन्होंने पहले हंसाया, फिर आपको बिल्कुल संवेदना की अतल गहराइयों में ले गए। मैं वहीं से इस कवि सम्मेलन को जोड़ना चाहता हूं। मानस के मर्म गीता के सार की तरह, मानस के मर्म गीता के सार की तरह, माता पिता है ईश्वर के प्यार की तरह। मानस का मर्म गीता के सार की तरह, माता पिता है ईश्वर के प्यार की तरह। 21वीं सदी में जो बेटे हैं पैन कार्ड, तो बेटियां जरूरी हैं आधार की तरह। मैं एक ऐसी ही बेटी से इस कवि सम्मेलन को आगे ले चलना चाहता हूं, जिन्होंने मां वाग्देवी के स्तवन से इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया था। इस मंच की लाडली दुलारी बिटिया साक्षी तिवारी को मैं बुलाना चाहता हूं, जो शौर्य और पराक्रम की बात करती है। और उसका यहां आज आना इसलिए भी आवश्यक था कि एक ऐसी कवियत्री के पुण्यतिथि पर यह कवि सम्मेलन आयोजित है, जिन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में शौर्य और पराक्रम की कवियत्री, वीर रस की और वात्सल्य की कवियत्री कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहीं लिखा, वीरों का कैसा हो बसंत, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुटकती तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और उसी युवा चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली इस मंच की दुलारी बिटिया साक्षी तिवारी यहाँ आना चाहती है, आप सबका आशीर्वाद पाना चाहती है। थोड़ा सा मन दीजिएगा, थोड़ा सा ऊर्जा दे दीजिएगा। मैं दावा करता हूं कि कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। कविता तिवारी ने कहीं पर 4 पंक्तियां कही बेटियों के सम्मान में कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महनीय है बेटियां, कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, वो साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाए, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, और वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। ऐसी ही एक बेटी आपके बीच में आना चाहती है। इतनी कमजोर तालियां नहीं साहब, इधर से भी जितने लोग हैं अपने दोनों हाथ हवा में लहराएं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करें।